गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो कल हमने अपना एट्थ क्लास का सेकंड चैप्टर हमने किया था, उसका आधा चैप्टर हमने किया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आधा रह गया था क्योंकि काफ़ी लंबी चैप्टर था। एकदम से सारा करते तो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, बोर हो जाते। तो आज हम जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये टीपू सुल्तान वाला कर लिया था हमने। ठीक है, आज यहाँ से मराठों से लड़ाई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मराठों से लड़ाई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। तो पानीपत के तीसरे लड़ाई कब हुई? 1761 में। ठीक है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा क्या होता है? मंत्री। ठीक है, के अंतर्गत कन्फेडरेसी क्या होता है? राज्यमंडल के सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन? ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। जो पेशवा कौन है? जो मंत्री बना, वो इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। और पुणे जो है सत्ता का केंद्र था। पुणे क्या था? सत्ता का केंद्र। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो जो है प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। कौन कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो पहला युद्ध कब खत्म हुआ? सालबाई संधि कब? 1782 में। ठीक है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। ठीक है, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। मतलब जो अंग्रेज लोग थे उनका विंध्य के दक्षिण में भी पूरे भूभाग पे ही अंग्रेजों का जो है नियंत्रण हो गया था। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे भी कब्जा कर लिया था। कन्फेडरेसी क्या होता है? गठबंधन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। श्रोता का दावा, इसके बारे में देखेंगे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो कब से कब तक थे? 1813 से 1823 थे, 10 साल। ठीक है, गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से जो है ऊपर है। तो ब्रिटिश क्या मानती थी? कि ये भारतीयों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बैरकटोक नहीं चली। बेरोक टोक, एकदम से इनको इकट्ठा लिख दिया ना तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में जो है
के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया और रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो किसने? कित्तूर की रानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा। ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली ने के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। मतलब जो चेन्नम्मा थी वहाँ की रानी, कित्तूर की जो रानी थी, उसकी मृत्यु के बाद एक चौकीदार ने भी, जिसका नाम था रायन्ना, ठीक है, उन्होंने यह प्रतिरोध जो है जारी रखा। यहाँ से देखते हैं। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस जो है किताब में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए रानी चेन्नम्मा की जो है एक मूर्ति दिखाई गई है और ये है लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में बहुत जो है डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई कब से कब तक लड़ी? 1838 से 1842 के बीच में। ठीक है। अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। ठीक है, पहले सिंध को कब्जे में ले लिया कब? 1843 में, और उसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रंजीत सिंह ने कंपनी की जो दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के जो है साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो पंजाब को भी अपने कब्जे में कब किया? 1849 में, 1849 में। ठीक है। देखिए विलय नीति के बारे में पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विलय नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। तो ये आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब किसने ये नीति चलाई थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई और उसका कोई अपना लड़का जो वारिस नहीं है, लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, तो पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी जितनी भी जो रियासत है वो जो है अंग्रेज अपने उसमें मिला लेंगे, अपने भूभाग का उसका हिस्सा बना लेंगे। तो किसके टाइम पे थी ये? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा कब हुई? 1848 में। संबलपुर 1850 में। देखिए हर एक में क्या है? 2-2 साल का गैप है। 48, उसके बाद 50, उदयपुर में 1852 में, इसमें 1 साल का है नागपुर। ठीक है। पहले वाले में 17 और संबलपुर में 2-2 साल का गैप है। 1848 से 1848 17 में, 1850 संबलपुर में, उदयपुर में 1852। तीनों में 2 साल का गैप है और इसमें 1-1 साल का है। नागपुर 1853 और झांसी 1854 में। याद रखिएगा। ठीक है। अंग्रेजों के हाथ से चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया? 1856 में, 1856 में। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को जो है नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं।
अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों के मन में क्या हुआ, गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र राय का एक चित्र है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं नए शासन की स्थापना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785, ठीक है, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वोरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो प्रेसिडेंसी किसे कहा था? जो ब्रिटिश इलाके थे मोटे तौर पे प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो कितनी प्रेसिडेंसी थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे? कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इसको याद रखिएगा। ठीक है, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, उसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। ठीक है, 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। कौन सी अदालतें होगी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर होते थे। तो ठीक है, तो जो दीवानी अदालत थे उसके मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। जो मौलवी और हिंदू पंडित होते थे वो उनको भारत के कानून के बारे में बताते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, जो दीवानी अदालतें थी वो किसके अंतर्गत आती थी? यूरोप के जो जिला कलेक्टर होते थे। ठीक है, और फौजदारी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, एक बार इधर देख लेते हैं। काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश। ठीक है, जज। मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, ये याद इसको देख लेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। 3 ही तो वो है। ठीक है, काजी क्या है? एक न्यायाधीश है। एक काजी क्या है? एक जज है, न्यायाधीश। मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर ही फैसले सुनाता है। ठीक है, जो ऐसे लगा लो ये वकील है, मुफ्ती वकील हो गया, काजी एक जज हो गया। महाभियोग क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का ऊपरी सदन है में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इधर देखिए वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा। ठीक है, यहाँ देखिए जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप चढ़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता था जो 7 साल चला। देखिए इधर कितने सारे लोग बैठे हैं। चलिए यहाँ देखिए एक बड़ी समस्या यह थी ऐसे देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB होलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में तक यूरोप न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
और अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, और अभी बहुत टाइम है, हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने जो है अच्छे से पढ़ोगे, तो मन लगा के पढ़ोगे, तो भारतीय जिले में कलेक्टर, सॉरी यहाँ से देखिए, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। यहाँ आए हुए थे ना, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए, संहिता तैयार कर ली थी, एक सेकेंड, यहाँ से हम थे, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, ठीक है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, आज के टाइम पे भी होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन जाता था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो हाशिए पर ढकेलना क्या होता है? उसको एक तरफ कर देना, ठीक है। आगे हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, एक बार ये देख लेते हैं। हाशिए पर ढकेलना होता है एक तरफ कर देना उन चीजों को। देखिए सॉरी, मैं सबके शत्रु और एक सेकेंड, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान हेडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्वक भाषण दिया, जिसका यह एक हिस्सा था, ठीक है। मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये किसने कहा था बताइए? बर्क ने, हेडमंड बर्क ने, ठीक है। देखिए, यहाँ से देखिए, कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। जो उस स्थान के, उस वहाँ के जो जमींदार थे, ठीक है, तो अगर मुगलों को ज़रूरत होती तो उनको जो है पैदल सिपाही भी दे देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही जो है तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, तो जो अंग्रेज हैं अपनी सेना को क्या कहा उन्होंने? सिपोए, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, ठीक है। सिपोए क्या होता था? जो हम सिपाही बोलते हैं ना, उस शब्द से अंग्रेजों ने क्या बोलना शुरू किया? अपनी आर्मी को सिपोए, ठीक है। देखिए, यहाँ से देखते हैं एक बार। धर्मशास्त्र, संस्कृति की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले ही लिखे गए थे।
ठीक है, जो ये साइड में बुक्स दिए जाते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से ही एज इट इज़ दे देते हैं कई बार सॉरी। ठीक है, तो धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए थे। तो सवार क्या हो गया? घुड़सवार। ठीक है, मस्केट क्या हो गए? पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। ठीक है, तो मस्केट क्या होगी? जो सिपाही पैदल चलते थे वो जो बंदूक इस्तेमाल में लेते थे बहुत भारी होती थी, वो हो गई मस्केट। ठीक है, मैच लॉक क्या हो गया? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, मस्केट क्या हो गई? जो बंदूक बहुत भारी होती थी जो पैदल सिपाही यूज़ करते थे उसको मस्केट कहते थे। और मैच लॉक क्या हो गया? जो शुरू शुरू में जो बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी, मैच लॉक। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरतें कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट क्या है? तोड़ेदार बंदूक, ये अभी हमने पढ़ा ना, मस्केट भारी बंदूक होती थी, और मैचलॉक से लैस होते थे। मैचलॉक क्या हो गया? जिसमें चिंगारी लगाई जाती थी बारूद में। ठीक है, कंपनी की सेना के सिपाही को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही थी। ठीक है, देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। और मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी और अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। यहाँ से देखिए, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों की यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगे थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन थे? इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857। देखिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इतना यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। तो निष्कर्ष क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी में से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति बन गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले वो एक व्यापार के तौर पे आई थी, लेकिन वो एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। जब तक समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने में 6-8 महीने का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। मतलब जो अंग्रेज थे उनका पूरा परिवार ही अब भारत में आने लगा था इन जहाज़ों की वजह से। पहले कितना टाइम लगता था? 6 से 8 महीने लगते थे, और जो ये भाप से चलने वाली जहाज़ हैं इनके बाद क्या हुआ, जो है 3 ही हफ्तों में जो वो आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है 1857 कितने भाग पर उनका जो है शासन स्थापित हो गया? 63% भूभाग और 78% आबादी।
ठीक है, इस कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो चलिए आज ये हमारा जो चैप्टर था बहुत ही लेंथी चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है सेकंड क्लास का, सॉरी 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक, तो ये हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही जल्दी ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएगी। 8th क्लास की NCERT भी ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम नोट्स के द्वारा अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।